दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं खुदीराम बोस के बारे में, जिन्होंने महज 18 साल की उम्र में हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया था। जिस उम्र में हमारा सपना एक अच्छा करियर होता है, उसी उम्र में खुदीराम बोस ने एक सपना देखा था और वो सपना था भारत की आजादी का सपना। उन्होंने न सिर्फ इस सपने को देखा, बल्कि इस सपने को साकार करने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी। लेकिन इतिहास में खुदीराम बोस को वो दर्जा नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। दोस्तों, इस महान क्रांतिकारी का जन्म 3 दिसंबर 1889 को मिदनापुर में होता है, जो आज के बांग्लादेश में स्थित है। इनके पिता का नाम त्रैलोक्यनाथ बोस और माता का नाम लक्ष्मी प्रिय देवी था। लेकिन दुर्भाग्यवश इनके माता पिता का साया बचपन में ही इनके सर से उठ जाता है और इनका पालन पोषण इनकी बड़ी बहन करती है। दोस्तों, खुदीराम बोस के मन में देशभक्ति की भावना इतनी ज्यादा थी कि स्कूल के दिनों में ही उन्होंने राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा लेना शुरू कर दिया था। और साल था 1902 और 1903 का, जब अरविंदो घोष और भगिनी निवेदिता अनुशीलन समिति की तरफ से कई सीक्रेट मीटिंग्स आयोजित करते थे, जिनमें क्रांतिकारी दलों को बुलाया जाता था ताकि आगे की रणनीति तय की जा सके। और तमाम क्रांतिकारी दल बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते थे, जिनमें एक खुदीराम बोस भी थे। खुदीराम बोस अपने शहर के उस वर्ग में शामिल थे जो अंग्रेजी हुकूमत को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहता था, चाहे इसकी कीमत उनकी जिंदगी ही क्यों ना हो। तभी वक्त आता है बंगाल विभाजन का, बंगाल पार्टीशन का 1905। सन 1905 में लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को जैसे ही अनाउंस किया, सड़कों पे जगह जगह कपड़ों की होली जलाई गई, विदेशी संस्थाओं का बहिष्कार किया गया, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट किया गया। लेकिन खुदीराम बोस को इतने से तसल्ली कहां मिलने वाली थी। वो एक बॉम्ब लेते हैं और पुलिस स्टेशन के सामने जाके फोड़ देते हैं और कई सरकारी कर्मचारियों को अपना निशाना बनाते हैं और रिवॉल्यूशनरी पार्टी में आकर शामिल हो जाते हैं। वहां उनकी मुलाकात सत्येन बोस से होती है, जो उनको क्रांतिकारी गतिविधियों को कैसे अंजाम देना है और बॉम्ब बनाने की कला सिखाते हैं। उन दिनों दोस्तों, हमारे क्रांतिकारी रूस में जाके रूसी क्रांतिकारियों से बॉम्ब बनाने की कला सीख के आते थे और यहाँ पे उसे यूज करते थे, इस्तेमाल करते थे और यहाँ के क्रांतिकारियों को भी सिखाया करते थे। और खुदीराम बोस मन लगाकर बॉम्ब बनाने की कला को सीखते रहते थे और आगे चल के उन्होंने और बड़े बड़े कारनामों को अंजाम देना शुरू किया। साल था 1906 का, जब उन्हें 2 बार पकड़ा गया। एक 28 फरवरी 1906 को, जब वो सोनार बांग्ला नामक इश्तिहार बांट रहे थे और वंदे मातरम के नारे लगा रहे थे। कई पुलिस वाले उनकी तरफ आगे बढ़े उन्हें पकड़ने के लिए, लेकिन उन्होंने पुलिस वाले की नाक पे वार करके वहां से भाग खड़े हुए। ये देखने वाली बात थी दोस्तों कि अंग्रेजी हुकूमत की नाक के नीचे एक अंग्रेजी अफसर के नाक पे वार करके कैसे एक छोटा सा बच्चा भाग खड़ा होता है। उस वक्त उनकी उम्र महज 15 साल थी। अब दोस्तों, उन्हें दूसरी बार पकड़ा जाता है 16 मई 1906 को, लेकिन कम उम्र के होने की वजह से उन्हें सिर्फ चेतावनी देके छोड़ दिया जाता है। और यही अंग्रेजों की सबसे बड़ी गलती थी कि उन्होंने खुदीराम बोस को महज एक बच्चा समझ लिया था। तभी दोस्तों 6 दिसंबर 1907 को नारायणगढ़ रेलवे स्टेशन पे बंगाल के गवर्नर पे खुदीराम बोस फिर हमला करते हैं, लेकिन बंगाल का गवर्नर साफ साफ बच जाता है। और 1908 में वॉटसन और पैम्फाइल नामक 2 अंग्रेजों पे वो फिर हमला करते हैं, लेकिन यहां भी अंग्रेजों की किस्मत उनका साथ दे देती है और वो बच निकलते हैं। तभी एक अंग्रेज मैजिस्ट्रेट काफी ज्यादा प्रसिद्ध होता है, क्योंकि वो हिंदुस्तानियों को छोटी से छोटी गलती पर भी बड़ी से बड़ी सजा देता है। वो अपनी क्रूरता के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध था। तभी क्रांतिकारी दलों ने मिलकर उसे मारने की योजना बनाई और इस योजना में सबसे आगे खड़े हुए खुदीराम बोस और उनका साथ दिया प्रफुल्ल चाकी ने। अब किंग्सफोर्ड को मारने की योजना बनाएगी, लेकिन किंग्सफोर्ड को प्रमोशन देके उसे कलकत्ता से मुजफ्फरपुर भेज दिया गया था। और 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी मुजफ्फरपुर आते हैं
और तमाम गतिविधियों को देखते हैं और अपनी योजना बनाते हैं। 30 अप्रैल को अंधेरे से आती हुई एक बग्गी दिखती है। इन्हें लगता है, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस को लगता है कि इसमें किंग्सफोर्ड ही बैठा होगा, क्योंकि किंग्सफोर्ड ही उतने समय में जाता था वहां से। इन्होंने ना आओ देखा ना ताओ और बग्गी पे बॉम्ब फोड़ दिया। लेकिन किंग्सफोर्ड उस बग्गी में नहीं था। उस बग्गी में 2 यूरोपियन महिलाएं थी जिनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी अलग अलग दिशा में भागते हैं अपनी जान को बचाते हुए। तभी वैनी नामक एक स्टेशन पे खुदीराम बोस उतरते हैं और एक चाय वाले की दुकान पर जाकर पानी मांगते हैं। तभी उन्हें 2 पुलिस वाले नोट कर लेते हैं, देख लेते हैं और पुलिस वाले उन्हें पकड़ लेते हैं। खुदीराम बोस की तलाशी ली जाती है और खुदीराम बोस के पास से एक पिस्तौल भी बरामद की जाती है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें मुजफ्फरपुर स्टेशन लेके आया जाता है। और दूसरी तरफ प्रफुल्ल चाकी भूख प्यास से तड़प रहे थे भाग भाग कर। उनकी मदद उस वक्त त्रिगुणाचरण नामक एक व्यक्ति ने किया था, जो कि अंग्रेजी हुकूमत में ही काम करता था, अंग्रेजों का ही मुलाजिम था। तभी मोकामा घाट पर प्रफुल्ल चाकी उतरते हैं ताकि वो हावड़ा के लिए ट्रेन बदल सकें। वहां पुलिस वाले पहले से ही मौजूद होते हैं और प्रफुल्ल चाकी को पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने कसम खाई थी कि वो अंग्रेजों के हाथ नहीं आएंगे, इसलिए उन्होंने गोली मारकर खुद की हत्या कर ली। और इधर खुदीराम बोस को कई प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी, उनको सताया जा रहा था, कोड़े बरसाए जा रहे थे, ताकि वो अपने क्रांतिकारी दलों का नाम बता सके, क्रांतिकारी साथियों का नाम बता सके। क्योंकि अंग्रेजों का यह मानना था कि इतना छोटा बालक इतने बड़े काम को अंजाम नहीं दे सकता था। लेकिन खुदीराम बोस डटे रहे, कोड़े खाते रहे, लेकिन अपने साथियों का नाम बताना उनके मन में नहीं आया। तभी दोस्तों एक ऐसी क्रूर एक्शन किया ब्रिटिश सरकार ने कि प्रफुल्ल चाकी का सर काट के और खुदीराम बोस के सामने पेश किया गया और कहा गया कि अगर तुमने नहीं बताया अपने साथियों के नाम तो इसी तरीके से तुम्हारा भी सिर काट दिया जाएगा। खुदीराम बोस ने हंसते हुए कहा कि आप कुछ भी कीजिए, मैं अपने साथियों का नाम नहीं बताऊंगा, और वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी को अपने मातृभूमि के नाम लिख दिया है, आप चाहे इसके साथ कुछ भी करें। खुदीराम बोस पे मुकदमा चलाया जाता है और खुदीराम बोस को अदालत में पेश किया जाता है। तभी कुछ वकीलों की नजर खुदीराम बोस पे पड़ती है, जो कि हिंदुस्तानी होते हैं। वो खुदीराम बोस के लिए मुफ्त में उनका केस लड़ने के लिए सोचते हैं और वो खुदीराम बोस से मुलाकात करते हैं और कहते हैं कि खुदीराम बोस, आप इस बॉम्ब ब्लास्ट से अपने आप को हटा लीजिए, आप साफ साफ इनकार कर दीजिए, कह दीजिए मजिस्ट्रेट को कि इस बॉम्ब ब्लास्ट से आपका कोई लेना देना नहीं। लेकिन खुदीराम बोस इस बात से साफ इनकार करते हुए कहते हैं कि मुझे अंग्रेजों की भीख में दी हुई जिंदगी नहीं चाहिए। वकीलों के बहुत समझाने पर भी कि इस क्रांति के लिए, इस आजादी की लड़ाई के लिए खुदीराम बोस आपका जिंदा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, खुदीराम बोस वकीलों की बात मान लेते हैं और कहते हैं कि ठीक है, आप आगे की कार्रवाई कीजिए। अदालत में उनकी पेशी होती है, मुकदमे पे मुकदमे चलाए जाते हैं दोस्तों। तभी बिहार से एक चिट्ठी आती है जिसमें साफ साफ लिखा होता है कि मजिस्ट्रेट साहब, अगर आपने खुदीराम बोस को कोई बड़ी सजा दी, उम्र कैद या मौत की सजा, तो अभी तो सिर्फ एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ है, आने वाले वक्त में बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में, न जाने कहां हर गली हर नुक्कड़ पे कई बॉम्ब ब्लास्ट किए जाएंगे और अंग्रेजी हुकूमत की जड़ें हिल जाएंगी। बस इसी खत को आधार बनाकर खुदीराम बोस को फांसी की सजा सुनाई जाती है। अब दोस्तों वो दिन भी आ जाता है 11 अगस्त 1908, जिस दिन खुदीराम बोस को फांसी लगती है। खुदीराम बोस कहते हैं कि उन्हें एक गीता दी जाए और वो गीता को अपने हाथों में पकड़ते हैं और फांसी के तख्ते की तरफ चलते हैं और हंसते हैं। तभी एक मजिस्ट्रेट उनसे पूछते हैं कि क्या आपको फांसी के सजा की गंभीरता के बारे में पता है? आप मुस्कुरा रहे हो। तभी खुदीराम बोस कहते हैं कि हाँ, मुझे बिल्कुल पता है, मैं तो इसलिए हंस रहा हूं कि आपके वकीलों को ऐसा लग रहा था कि एक छोटा सा बच्चा बॉम्ब बनाना नहीं जानता। अरे जज साहब, आप मौका दें तो मैं आपको भी बॉम्ब बनाना सिखा दूं। और खुदीराम बोस फांसी के तख्ते की तरफ चलते रहते हैं। फांसी के तख्ते पे झूलने से पहले वो भारत मां को प्रणाम करते हैं और कहते हैं, हे मां,
इस जन्म में मैं तेरी इतनी ही सेवा कर पाया, अगले जन्म में मैं फिर से जन्म लूंगा और तेरा ही बेटा बनकर पैदा होऊंगा। और अगर तुम मुझे ना पहचान सके तो मेरे गले पे रस्सी का निशान देख लेना मां। अभी के लिए अलविदा। दोस्तों, आप खुदीराम बोस के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइए। और इसी तरीके के और क्रांतिकारियों के बारे में जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और प्लीज शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू।